वेलकम टू ज्ञानपुंज। आज हम बच्चे पढ़ेंगे क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड, हमारा जो चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन जरूर आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और एक थ्योरी के क्वेश्चन भी इसमें से आने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस चैप्टर को जैसे जैसे करोगे आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो थ्योरी ऑफ डिमांड है, इस थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले जो वर्ड है डिमांड, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो बच्चे, इस तरह समझो इसको कि आपको मान लो कि एक फ़ोन लेना है। ठीक है, इस फ़ोन को लेने के लिए कि आपको डिज़ायर है, ठीक है, लेकिन इस फ़ोन के लिए आपके पास सफिशिएंट मनी पावर नहीं है, सफिशिएंट बैक पावर नहीं है, मतलब सफिशिएंट मनी नहीं है। तो ये जो फ़ोन आपको लेना है ये डिज़ायर ही रहेगी जब तक आपके पास उसके लिए मनी नहीं आ जाती। ठीक है, फिर देखिए आपके पास मान लो मनी आ गई, ठीक है, लेकिन इस मनी को आप इस फोन पर आप स्पेंड करने को तैयार नहीं हो, विलिंग टू स्पेंड नहीं हो, विलिंग टू स्पेंड नहीं हो, तब भी ये फोन की डिजायर ही रहेगी, डिमांड नहीं बनेगी। किसी भी कोमोडिटी के लिए डिमांड तब डिमांड बनती है जब उसको परचेज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट मनी हो, साथ में आप विलिंग टू स्पेंड भी हो, आप उस चीज पर, उस कमोडिटी पर आप उसको खर्च करने के लिए तैयार भी हो, तो ही वो क्या बनेगी, आपकी डिमांड बनेगी। तो डिमांड के लिए आपके पास परचेजिंग पावर होनी भी जरूरी है और आप उस पर उसको स्पेंड करने के लिए भी तैयार होंगे, विलिंग टू स्पेंड होंगे, तभी वो डिमांड बनेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। अब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास दो कंसेप्ट निकल कर आते हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांड। डिमांड मींस क्या होता है, देखो बच्चे इसको इस तरह से समझो, आप एक पर्सन है, ठीक है, अगर एक पर्सन है, उसने आइसक्रीम परचेज करनी है, जब आइसक्रीम का रेट 50 रुपीज है तो वो एक आइसक्रीम लेने को तैयार है। जब आइसक्रीम का रेट 40 हो जाता है तो वो कह रहा है कि मैं 2 आइसक्रीम ले लूंगा, 30 है तो वो 3 लेने को तैयार है, 20 है तो वो 4 लेने को तैयार है, और जब रेट 10 है तो वो 5 लेने को तैयार है। मतलब यहाँ पर क्या टेबल शो हो रही है कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कॉमोडिटी के बारे में बात की जा रही है कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कॉमोडिटी वो जो परचेज करने के लिए तैयार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। मींस इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर रेडी टू बाय इन डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर जब एक पर्सन डिफरेंट कॉमोडिटी को लेने के लिए तैयार है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी डिमांड की। तो क्वांटिटी डिमांड मींस क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस पर जब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लेने को तैयार होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांड मींस क्या हुआ, अगर वो पर्सन कहता है कि 30 रुपए के रेट पर वो 3 आइसक्रीम लेने को तैयार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे। क्वांटिटी डिमांड मींस स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी। डिमांड मींस डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी। डिमांड मींस डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांड मींस स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो उसको हम क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो डिमांड शेड्यूल हमारा 2 टाइप का है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करें तो जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि 50 रुपए में हम एक पर्सन एक आइसक्रीम लेने को तैयार है, 40 रुपीज में 2, 30 में 3, 20 में 4 और 10 में 5, तो वो क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल
अपना डिमांड शेड्यूल शो कर रहा है। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करें तो मार्केट में मान लो कि ए बी सी 3 पर्सन है, ए बी और सी, ठीक है। और इस 50 रुपए के प्राइस पर ए तो एक आइसक्रीम लेने को तैयार है, बी बिल्कुल भी लेने को तैयार नहीं है और सी भी एक आइसक्रीम लेने को तैयार है। 40 पर ए कहता है कि मैं 2 ले लूंगा, बी 1 लेता है, सी भी 1 लेता है। 30 पर ये 3 ले रहा है, ये 2 ले रहा है, ये भी 2 ले रहा है। 20 पर ये 4, ये 3 और ये 2। और 50 पर ए 5 आइसक्रीम लेता है, बी 4 और सी 3। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो हम इन सब को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 50 रुपए में मार्केट में जो टोटल डिमांड आ रही है वो 2 आइसक्रीम की आ रही है, 40 में 4 आइसक्रीम की आ रही है, 30 पे 7 आइसक्रीम की आ रही है, 20 पे 9 आइसक्रीम की आ रही है और 10 पे 12 आइसक्रीम की डिमांड आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। जिस तरह ये इंडिविजुअल में हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मार्केट में हमारे पास डिफरेंट पर्सन्स है, उन सबका जो टोटल है वो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिमांड कर्व के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह हमारा जो कर्व है वो भी 2 टाइप का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमारा जो ग्राफ आएगा, देखो आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब मार्केट में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम इसका शेड्यूल बनाएंगे। तो जब प्राइस क्या था, 50 था, तो डिमांड कितने की आ रही है, 1 की। जब 40 है तो डिमांड कितने की आ रही है, 2 की। जब 30 है तो डिमांड कितने की आ रही है, 3 की। जब 20 है तो डिमांड कितने की आ रही है, 4 की। और जब 10 है तो डिमांड कितने की आ रही है, 5 की। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा डिमांड कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। तो मार्केट डिमांड में हम देख रहे हैं कि 50 में हमारी जो डिमांड आ रही है वो 2 की आ रही है। तो 50 में हमारी डिमांड कितने की आ रही है, 2 की। 40 में कितने की आ रही है, 4 की, ठीक है। 30 में कितने की आ रही है, 7 की। और 20 पे कितने की आ रही है हमारी, 9 की। और 10 में कितने की आ रही है, 12 की। तो इस तरह हमारा नेगेटिव डिमांड कर्व शो होगा। तो ये हो जाता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप पहले इंडिविजुअल पर्सन का दिखाओगे, ठीक है, ए का, बी का, और फिर लास्ट में इन दोनों का टोटल जो होगा वो डिमांड कर्व आप शो करोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा कि जो डिमांड है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कि मार्केट में जो डिमांड आ रही है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किसके अकॉर्डिंग डिमांड कम होती है और किसके कारण डिमांड ज्यादा होती है। तो उसको हम लिखते हैं dx इज इक्वल टू एफ। एफ क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। वो डिपेंड करता है px, pr, y, t, p और e, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। पहले हम पढ़ते हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड किन चीजों पर डिपेंड, किसी कमोडिटी की डिमांड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, किसी भी कमोडिटी की डिमांड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन के थ्रू, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन की डिमांड किन बातों पर डिपेंड करती है। एक पर्सन की डिमांड किन पर डिपेंड होती है, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो, किसी भी, आपको ये देखो, अगर ये मार्केट में इसका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसका प्राइस
कम हो जाता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह खुद के उस कमोडिटी का खुद का जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड पर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। अगर उस कमोडिटी का खुद का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट करती है उसके उसी कमोडिटी की प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है। उसके बाद आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में इसको दो वे में देखो, दो टाइप की गुड्स होती है। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि जैसे हम एग्जांपल लें इसका टी और कॉफी का, ठीक है, टी और कॉफी। अगर कॉफी का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टी पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर कॉफी का प्राइस मार्केट में टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम कॉफी पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस किसका चेंज हुआ था, टी का, लेकिन हमने क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ाई है, कॉफी की। डिमांड हमने किसकी इंक्रीज कर दी, कॉफी की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, मतलब जिसको हम एक दूसरे पर पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो जब मार्केट में डिमांड होती है वो कंज्यूमर की इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन हम जब इनकम के कॉन्सेप्ट को करते हैं तो इसको हम दो वे में देखेंगे। एक तो होती है नॉर्मल गुड्स और दूसरी होती है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हम इसकी डिमांड को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंफीरियर गुड्स जो नेगेटिव होता है, मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हम घटिया वस्तु क्यों खरीदेंगे, इंफीरियर गुड्स क्यों परचेज करेंगे। तो इसका इनकम इंक्रीज होने पर इसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो बच्चे इस तरह समझो इसको कि जिन चीज़ों का हमें टेस्ट है या जिन चीज़ों की हमें प्रेफरेंसेस, जो हमारी प्रेफरेंसेस में है, तो जिन चीज़ों का हमें टेस्ट पड़ चुका है तो उसका प्राइस कितना भी हाई चला जाए तो हम उसकी डिमांड को कम नहीं करते हैं। ठीक है, उसका डिमांड पर इफेक्ट नहीं आता है चाहे उसका प्राइस कितना भी हाई चला जाए। इसी तरह प्रेफरेंसेस मतलब जो चीज़ें हमारी प्रेफरेंसेस में है, जैसे घर में मैरिज रखी हुई है तो हमने गोल्ड परचेज करना है तो हमें परचेज करना ही है, चाहे वो मार्केट में कितना भी हाई रेट पर मिल रहा होगा, तो हमें वो परचेज हमारे प्रेफरेंसेस में है तो उसका प्राइस पर इफेक्ट आएगा ही नहीं, प्राइस का इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम प्राइस इफेक्ट क्या हो जाता है, उस इफेक्ट उस पर आता ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो नियर फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है। नियर फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, तो आज हम उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं, तो आज रिसेंटली क्या हो जाएगा, उसका मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि प्राइस कम होने वाला है तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं उस अपनी नीड को, अपनी डिमांड को, ठीक है, और हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हम इसको परचेज कर लेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी मार्केट में डिमांड पर डिपेंड करता है। उसके बाद करते हैं मार्केट का डिमांड कर्व। मार्केट का डिमांड कर्व भी सेम इंडिविजुअल की डिमांड की तरह डिपेंड करता है। उस कमोडिटी का खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, यहाँ तक तो हम पढ़ के ही आए हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड फंक्शन में देखें तो उसमें दो चीजें और ऐड हो जाती है, दो फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं। ये दो फैक्टर कौन से हैं, एक तो एन और एक वाई डी। एन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है कि जैसे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी डिमांड भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर ये भी देखना है कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रहा है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें किन की नंबर
इंक्रीज हो रहे हैं, मेल इंक्रीज हो रहे हैं या फीमेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, या फिर चाइल्ड इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उन मार्केट में उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आएगी, उस कम्युनिटी की डिमांड ज़्यादा आएगी जो मेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। सेम ऐसे फीमेल और चाइल्ड के लिए है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स क्या होता है कि आप जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो पुअर लोगों को ज़्यादा हो रहा है या रिच सेक्शन को ज़्यादा हो रहा है। अगर रिच सेक्शन को ज़्यादा हो रहा है तो वो कौन सी चीज़ों की डिमांड करेंगे? वो ऐसी चीज़ों की डिमांड करेंगे जो लग्जरी चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे एसी, जब महंगे डायमंड, जब महंगा फर्नीचर, ठीक है, लग्जरी चीज़ों की डिमांड करेंगे। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पुअर सेक्शन के में ज़्यादा हो रहा है तो वो नेसेसिटी की गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह वो मार्केट डिमांड फंक्शन डिपेंड करता है किन फैक्टर्स के ऊपर, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से आपने याद करना है। उसके बाद हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, देखो बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड जो होती है ना, जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो वो कुछ अजम्पशंस होती है। तो पहले हम इसकी अजम्पशंस देखते हैं कि कौन कौन सी अजम्पशंस है, ठीक है। तो अजम्पशंस पर हम ये मानकर चलते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है ना कंज्यूमर के, वो चेंज नहीं हो रही है, इनकम भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस भी रिलेटेड गुड्स का चेंज नहीं हो रहा, और कंज्यूमर की कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। तो इसी से हमारा लॉ ऑफ डिमांड बनता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स remaining constant, there is the inverse relationship between the quantity demand and price of the commodity. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखें। तो अदर थिंग्स कौन सी है? अदर थिंग्स यही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और नियर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये अगर कांस्टेंट रहती हैं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। ये आज हमने इस चैप्टर को लॉ ऑफ डिमांड तक पढ़ा है, कल हम इससे आगे करेंगे। इसको आप जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप नोट डाउन करते जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।